नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय विज्ञान और पहला लेसन है पादपों में पोषण। इसका एक पार्ट पहले कर चुके हैं, दूसरा पार्ट देखते हैं। तो देखो क्या है कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण कैसे होता है। आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा जो पादप हैं वो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कि जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में जिस भोजन का अपघटन होता है, जो भोजन बनता है, उसे क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, मंड कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इनसे बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ हैं जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में तो 3 ही पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लेकिन जो प्रोटीनी है, नाइट्रोजनी पदार्थ हैं, उनमें इन तीनों के अलावा एक अन्य पदार्थ तत्व भी पाया जाता है जिसे नाइट्रोजन कहते हैं। और पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है? खनिज लवणों से, शैवालों से मिलती है, जिनका अपघटन होता है, नाइट्रेट का अपघटन होता है। तो नाइट्रेट का अपघटन होकर वो किसके रूप में रूपांतरित हो जाते हैं? नाइट्रोजन के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। याद कीजिए कि वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। वायु में जो नाइट्रोजन है वो गैसीय अवस्था में पाई जाती है प्रचुर मात्रा में। अपने वायुमंडल में जो गैसों का प्रतिशत है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है 78%, ये क्या पाई जाती है? 78% नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में। तो उससे भी उनको नाइट्रोजन प्राप्त होती है, पादपों को वायुमंडल से भी, लेकिन पृथ्वी से खनिज लवणों के अंदर से भी वे क्या प्राप्त करते हैं? नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। परंतु पादप इसका अवशोषण नहीं कर पाते। जो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है उसका अवशोषण पादप नहीं कर सकते। लेकिन मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन के यौगिकों को उनको टुकड़ों में डिवाइड करके नाइट्रोजन को मुक्त कर देते हैं और उसी से वह ग्रहण करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा होगा कि जो किसान हैं वो खेतों में खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, उनमें भी क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में, काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। इस प्रकार अन्य संगठनों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की जो पूर्ति है वो पूरी हो जाती है। इसके बाद देखो पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जिनकी पत्तियां हरे रंग की नहीं होती। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता या जिनकी पत्तियां हरे रंग की नहीं होती, वे भी भोजन का निर्माण करते हैं। तो उनमें भी भोजन का संश्लेषण होता है। तो उनमें भोजन का संश्लेषण जो अन्य पदार्थ हैं, उनके जो तना हुआ, जो उसके तो उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, फिर भी वो ये प्रक्रिया संपन्न करते हैं। तो ये प्रक्रिया उनके अन्य जो भाग हैं वो संपन्न करते हैं। तो देखो कि मनुष्य तथा अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों पर निर्मित खाद्य पर निर्भर रहते हैं। तो वे विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। क्या आपने एक वृक्ष के तने व शाखाओं से लिपटी हुई रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई दी हो, जिसे अमरबेल कहते हैं? ये दूसरे के पौधों पर ही निर्भर रहती है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता। तो ये अपना भोजन उसी पादप से प्राप्त करती है जिसके ऊपर ये लिपटी हुई होती है, जिसके ऊपर ये आरोहित होती है। तो ये क्या कहलाते हैं? विषम पोषी कहलाते हैं। और जिसके ऊपर ये आरोहित होती है, जिसके ऊपर ये लिपटी रहती है, वह पादप क्या कहलाता है? परपोषी। अमरबेल को तो क्या कहते हैं? विषम पोषी, क्योंकि यह अपना भोजन उस दूसरे पादप से प्राप्त करती है। वह पादप जो इसको भोजन देता है वह पादप क्या कहलाता है? परपोषी कहलाता है। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। क्या हम एवं अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं? हम भी तो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो अपने किस में आए? विषम पोषी में आए या परजीवी में आए? तो क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है जहाँ उनके विषय में सुना है, जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? तो ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें पचा लेते हैं।
ऐसे पादप हैं उनकी जो पत्तियां हैं वो धीरे धीरे एक गठ में रूपांतरित हो जाती है। तो उनकी जो संरचना है वो ऐसी हो, जो पत्ती का रूपांतरण ही इस घट में, गड़े के ढक्कन के समान हो जाता है। तो उसके अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं या अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट गड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के इस प्रकार, जैसे उसकी पत्तियां हैं वो इस प्रकार रूपांतरित हो जाती है। जब कोई जीव इसके अंदर प्रवेश करता है तो ये उसको क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। उसके रोमों के बीच वो फंस जाता है और घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कि जो भी जीव इस घड़े में अंदर प्रवेश कर लेता है वह बाहर नहीं निकल पाता फिर। तो इस प्रकार ये घड़े वाली जो संरचना बन जाती है पत्तियों की, तो वो जो छोटे छोटे जीव हैं उनको भी अपने भोजन के रूप में पाचित कर लेते हैं। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। बीन्स फ्लाई ट्रैप तथा संड्यू कीटभक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं। इनके बारे में जानकारी अपने प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से सभी पोषण नहीं मिल पाते जिन्हें आवश्यकता होती है? तो एक ही पादप को सारे जो पोषक तत्व हैं वो मिट्टी से नहीं मिल सकते, क्योंकि अन्य जो पादप कुछ वायुमंडल से, कुछ सूर्य की धूप से, तो सभी जगह से, अलग अलग जगह से उनको जो सारे पादप चाहिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, वो एक ही जगह से उनको नहीं मिल पाते। इसके बाद है मृतजीवी। मृतजीवी आपने बाजार में शतरक बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियाँ या तनों या शाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। तो जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषक की आवश्यकता होती है और ये कहाँ पाए जाते हैं, इन सभी के बारे में देखते हैं। तो देखो, आपको क्रियाकलाप दे रखा है कि जो ब्रेड है, डबल रोटी का एक टुकड़ा है, इसको जल में भिगोकर आप रख दो कुछ टाइम, 2-3 दिन के लिए। तो आप क्या देखते हो कि उसके ऊपर रोएं जैसी संरचनाएं, जो हरे से धब्बे की जो फाई कहते हैं, जिसे कवक कहते हैं, वो उसके ऊपर जम जाती है। तो इन्हें क्या कहते हैं, कवक या फंजाई कहते हैं। तो इनकी पोषक प्रणाली या पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव कर देते हैं, उसे साधारण व विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। कि वे किसी मृत एवं विघटित जो जैविक पदार्थ हैं उन्हीं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, फिर मृत जीवी पोषण कहते हैं। और मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृत जीवी कहलाते हैं। जो इसका उपयोग करते हैं वे जीव क्या कहलाते हैं, मृत जीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मृत जीवी कहलाते हैं। कवक फंजाई है जो अचार, चमड़े, कपड़े व अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अधिक अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक जो वस्तुएं हैं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट व अनुपयोगी हो जाती है। जो अपने लिए उपयोगी वस्तुएं हैं, जो अपने लिए उपयोगी चीज हैं, वो भी इनके कारण नष्ट हो जाती है, अनुपयोगी हो जाती है, अपने काम की नहीं रहती। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। तो इनके जो बीजाणु हैं वो कहाँ रहते हैं, वायु में रहते हैं, हवा में रहते हैं। जब वे किसी जैव पदार्थ या उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। वे क्या, फिर जब भी कोई जगह है नम हो जाती है, उष्ण हो जाती है, तो वे वहीं पर अंकुरित हो जाते हैं और नए कवक को क्या देते हैं, जन्म देते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, वायु में ही पाए जाते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं या अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों से में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है और वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व होता है। सहजीवी संबंध है कि जो दो जने हैं, सहजीवी मतलब एक दूसरे के साथ, सह एक दूसरे के साथ जीवी जीवन व्यतीत करते हैं।
कि अपना घर, अपना आवास, जो अपना भोजन बनाया है वो एक दूसरे के साथ कोई भी दो बांटते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? सहजीवी कहते हैं। तो इन्हें जैसे लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा क्या होता है? कवक। कवक व शैवाल दोनों साथ साथ जीवन व्यतीत करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध कहते हैं, सहजीवी जीव कहते हैं। सहजीवी क्योंकि एक दूसरे के साथ साथ ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। तो कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध करवाता है। बदले में जो शैवाल है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो उसका भोजन बनता है वह उसको देता है। तो कवक व शैवाल का देखोगे कि शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है लेकिन कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो कवक अपना भोजन नहीं बना सकता। शैवाल अपना भोजन बना सकता है। तो शैवाल रहता तो कवक की जो स्थान है, कवक का जो जल है उसकी जगह पर, लेकिन वो अपना भोजन बनाकर भी कवक के साथ बांटता है। दोनों साथ साथ जीवन व्यतीत करते हैं, अपनी रहने की जगह, खाने की जो सामग्री है एक दूसरे को बांटते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? सहजीवी कहलाते हैं। मृदा में पोषकों की पुण्य पूर्ति किस प्रकार होती है? क्या आपने किसानों को अपने खेतों में या माली को बगीचे के लॉन एवं गमलों में खाद या उर्वरक डालते हुए देखा होगा? तो वह क्यों डालते हैं? क्योंकि उनको जो खनिज लवण, जिनकी पेड़ पौधे उगते रहते हैं तो जो खनिज लवण मिट्टी में पाए जाते हैं उनको अवशोषित कर लेते हैं। तो मिट्टी में उन पदार्थों की कमी हो जाती है, तो उन पदार्थों की पूर्ति करने के लिए वे खाद एवं जो उर्वरक हैं वो डालते रहते हैं, निरंतर डालते रहते हैं, क्योंकि जो उनकी मात्रा कम हो चुकी है वो क्या हो जाए? पूरी हो जाए। आप पढ़ चुके हैं कि जो पादप हैं वो मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। मृदा में जो इनकी मात्रा है वो लगातार कम हो जाती है। फिर उर्वरक एवं खाद में जो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं तो पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इसीलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध बनाए रखने के लिए, इनकी मात्रा कम न हो, भविष्य में भी जो पेड़ पौधे हैं वो उसके ऊपर उग सकें, इसीलिए उनमें खाद व उर्वरक की जो मात्रा है वो निरंतर डाली जाती है ताकि उनकी जो पूर्ति है वो निरंतर हो सके। तो पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की फिर कमी आ जाती है। तो वायु में जो नाइट्रोजन गैस है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है लेकिन उनका अवशोषण पादप नहीं कर सकते, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलय रूप में अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु हैं जो राइजोबियम कहलाते हैं, तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। जो राइजोबियम पदार्थ है ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। तो ये चना, मटर, मूंग, सेम, अन्य जो फलीदार पातों की जड़ों में रहते हैं उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। जो अधिकतर दालें हैं, अधिकतर जो दालों के संबंध में फसलों उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी जड़ों में जो राइजोबियम जीवाणु है वो पाया जाता है। तो वो मिट्टी से जो अवशोषण करते हैं तो वो उतनी नाइट्रोजन की मात्रा का अवशोषण नहीं करते, इसीलिए दालों वाले स्थान पर दूसरी फसल बोने के लिए अपने को नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अपने क्या पढ़ा कि जो अधिकतर पादप हैं वह स्वपोषी हैं, वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? पत्तियों के द्वारा बनाते हैं। पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है और अन्य जो पोषक पदार्थ हैं कुछ भूमि से, कुछ सूर्य का प्रकाश, इस प्रकार प्राप्त करके वो अपना भोजन बनाते हैं और संपूर्ण भागों को फिर वो बेचते हैं। इसके बाद बहुत कम पादप हैं जो अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं। परजीवी, मृतजीवी। परजीवी जो दूसरों पर निर्भर रहता है, दूसरों को भोजन देता है। इस प्रकार मृतजीवी जो मृत पदार्थों पर निर्भर रहता है। परजीवी या मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर भी निर्भर रहते हैं। उन्हें फिर क्या कहते हैं? विषमपोषी
कहते हैं। तो आपने इसके बाद अपने पढ़ा कि कुछ जो पादप हैं उनकी जो पत्तियां हैं वो गड़े के रूप में रूपांतरित हो जाती है, और जो वो छोटे छोटे कीट पतंगों को भी जो उस गड़े के अंदर आ जाते हैं उनका भी वो पाचन कर लेते हैं। तो इस प्रकार अपने इस चैप्टर जो आपका पादपों में पोषण था पूरा हुआ। धन्यवाद।